जय हिंद दोस्तों। अपने राजस्थान के इतिहास की जो श्रृंखलाएं चल रही थी, हमने उसमें पिछले वीडियो में मेवाड़ रियासत के इतिहास के बारे में शुरू किया था। और मेवाड़ रियासत के विषय में हमने इससे पहले 5 वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे रावल रतन सिंह का जो शासन कार्य होता है वो चलता है, और उनकी रानी पद्मिनी की कहानी भी हम इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं दोस्तों। तो आज हम शुरू करते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी का जो है चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है और उसके बाद में क्या घटनाक्रम होता है, या फिर यह जो घटना है 1303 ईस्वी की चित्तौड़ पर रावल रतन सिंह की पराजय की और अलाउद्दीन खिलजी की इस चित्तौड़ पर आक्रमण की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के बारे में हमें जो विषय या फिर हमें जो ऐतिहासिक सोर्सेज जो हैं वो हमें जो जानकारी देते हैं पद्मावत के अलावा, या फिर पद्मावत जो भी ग्रंथ हमें जानकारी देते हैं उनके बारे में हम देखते हैं एक बार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उनके बारे में। तो एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम था अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो जी जो हैं ये रहते थे अमीर खुसरो जो हैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, और अलाउद्दीन खिलजी के ये जो थे ये दरबारी कवि थे। तो अलाउद्दीन खिलजी जब 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण होता है तो उस टाइम यहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने जो आंखों देखा युद्ध का जो हाल है, इन्होंने ये युद्ध में यहाँ पर आए हुए थे, और इन्होंने जो भी युद्ध में देखा था या फिर अपनी आंखों से इन्होंने जो भी लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर देखा था, उस लाइव टेलीकास्ट का ये वर्णन करते हैं अपनी एक पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम मिलता है हमें खज़ाइन उल फतूह है। इस पुस्तक का हमें नाम मिलता है खज़ाइन उल फतूह में चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी के आक्रमण का आंखों देखा हाल बताते हैं अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और इसके बाद में हमने देखा था कि मलिक मोहम्मद जायसी अपने ग्रंथ जिसके विषय में तो हम पूरी बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि ये क्या क्या बताते हैं इसमें। तो अमीर खुसरो के बाद में मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो लिखते हैं एक ग्रंथ पद्मावत, और पद्मावत में इस युद्ध का ये वर्णन करते हैं। पद्मावत ग्रंथ में मलिक मोहम्मद जायसी वर्णन करते हैं कि 1303 ईस्वी में जो है वो आक्रमण हुआ था, और आक्रमण के विषय में ये संपूर्ण जानकारी हमें देते हैं। और ये जो ग्रंथ है पद्मावत ये लिखा गया था 1540 ईस्वी को, यानी इस टाइम पर शासन कार्य था शेरशाह सूरी के शासनकाल में लिखी गई पद्मावत ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है। और शेरशाह सूरी के शासन में ये मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं ये शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे। यानी कि 1303 में कोई घटना हो रही है और 1540 में उस विषय में लिखा जा रहा है, यानी कि 237 साल उस विषय में लिखा जा रहा है। तो हमारे राजस्थान में ऐसी तो बातें होती हैं कि कुछ ना कुछ जब तक नमक मिर्च ना लगाए बात में तब तक तो उस बात का रस ही नहीं आता। तो यहां तो 237 सालों की बात हो गई। तो ये एक हिंदी साहित्य की कृति होने के कारण इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है, छंदों का प्रयोग किया गया है। इन्हीं बातों को और पद्मावत जो ग्रंथ है इसको और ज्यादा रुचिकर बनाने के लिए पद्मिनी की जो कहानी है वो गढ़ी गई है। ये एक हिंदी साहित्य का ग्रंथ है, ना कि एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इतिहास को हिंदी साहित्य के हिसाब से पढ़ा जाना ज्यादा अच्छा नहीं रहता दोस्तों। तो इसकी जो ऐतिहासिकता है उसके विषय में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि किन तर्कों पर हमने इनका खंडन किया था। इनके बारे में हम पिछले वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं दोस्तों। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इससे पहले वो देख लीजिएगा। और इसके भी बाद में लिखा जाता है एक और ग्रंथ जिसका नाम मिलता है मलिक कासिम फरिश्ता। मोहम्मद मलिक फरिश्ता एक पुस्तक लिखते हैं जिसका हमें नाम मिलता है तवारीख ए फरिश्ता। क्या नाम मिलता है? तवारीख ए फरिश्ता। जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है फरिश्ता के द्वारा। तवारीख ए फरिश्ता।
अब तारावारिक ए फरिश्ता ग्रंथ लिखता है फरिश्ता, और ये जो ग्रंथ है ये लिखा गया था 1610 ईस्वी में, यानी कि इसके भी 70 साल बाद में। तो इसमें भी पूर्ण रूप से ऐतिहासिकता की जानकारी हमें नहीं मिलती दोस्तों। ये ग्रंथ हो गए। और इसके बाद में जब महाराणा प्रताप शासक बनते हैं तो महाराणा प्रताप जो है एक अपने शासन कार्य में बैठे बैठे एक दिन बताते हैं कि अपने पूर्वजों के बारे में कुछ लिखवाते हैं। तो अपने पूर्वजों के बारे में जब वो सोचते हैं कि किसके बारे में लिखा है, तो उन्होंने सोचा था कि गोरा और बादल जो कि चित्तौड़ में 1303 का जब साका हुआ था उस टाइम पर लड़ते हुए शहीद हुए थे और वीर योद्धाएं थे। और इन्होंने महाराणा प्रताप के शासनकाल में एक इतिहासकार या फिर साहित्यकार कह लीजिए कि वो रहते थे जिनका नाम था हेमरतन सूरी। हेमरतन सूरी, हेमरतन सूरी। हेमरतन सूरी जो हैं ये महाराणा प्रताप के दरबार में रहते हैं। और महाराणा प्रताप के जब ये दरबार में रहते हैं तो इन्होंने महाराणा प्रताप ने ग्रंथ लिखवाने के लिए कहा था कि अपने पुरखों के बारे में कुछ लिखाते हैं। तो इन्होंने लिखाने के लिए ऐसा किया था कि अपने दरबार में ये ऐसा कहते हैं कि इन्होंने कहा था कि कौन ऐसा है जो मैं हमारे पुरखों के बारे में लिख सकता है। तब हेमरतन सूरी बोलते हैं कि मैं लिख दूंगा। पर हेमरतन सूरी कहता है कि जब तक मैं ग्रंथ लिखूंगा तो मुझे काफी ज्यादा टाइम लगेगा, और जब मुझे ये टाइम लगेगा तो मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। तो इसी वक्त बताते हैं कि महाराणा प्रताप को जिसने संकट काल में सहायता दी थी भामाशाह ने महाराणा प्रताप को संकट काल में जो सहायता दी थी धनराशि देकर, उन्हीं के एक भाई थे जिनका नाम था ताराचंद। हेमरतन सूरी को ताराचंद देते हैं धन कौन देते हैं? ताराचंद। अब ताराचंद ने दिया था धन और हेमरतन सूरी को कहा था कि आप लिखिए ग्रंथ, जब तक आपका ग्रंथ होता है पूरा तो मैं आपके परिवार का भरण पोषण करूंगा। तो हेमरतन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम हमें देखने को मिलता है गोरा बादलरी चौपाई। गोरा बादलरी चौपाई। गोरा बादलरी चौपाई ग्रंथ लिखा गया है हेमरतन सूरी के द्वारा, और हेमरतन सूरी ने इसमें गोरा और बादल का वर्णन किया है जो कि महाराणा प्रताप के शासनकाल में लिखी गई थी। और ये 4 ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे हमें 1303 ईस्वी के चित्तौड़गढ़ के साके के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। अगर आप चाहें तो इस 3-4 का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, और अगर लिखना चाहें तो इन चारों पुस्तकों को आप लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और इनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जब ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी पुस्तक जो किस इतिहासकार ने लिखी, तो 4-5 ऐसे करते जाएंगे तो बहुत सारी याद हो जाएंगी। और जब हम हिंदी साहित्य के ग्रंथों के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी किताबें आपको बताएंगे, लेकिन इसी प्रकार 3-3 4-4 करते जाएंगे तो याद होती जाएगी। और यहाँ पर इनको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनका संबंध चित्तौड़गढ़ के पहले साके यानी कि 1303 ईस्वी के साके से इनका संबंध है। तो अब मैं इनको मिटा देता हूं। अब बात करते हैं कि जब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है और अलाउद्दीन खिलजी उस पर अधिकार कर लेता है, तो बाद में किस प्रकार का घटनाक्रम वहां पर चलता है, उसके आगे की घटनाएं हम आज देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो हैं चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद में 1303 ईस्वी को अगस्त 1303 ईस्वी को इसे जीत लेता है। 26 अगस्त की वो तारीख थी जिस दिन इस किले को जीता गया था। इस किले को जीतने के बाद में अब अलाउद्दीन खिलजी तो यहां पर रह नहीं सकता, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी यहां पर रहेगा तो उधर दिल्ली पर किसी और का अधिकार हो जाएगा, और दिल्ली पर भी अधिकार करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर अलाउद्दीन खिलजी यहां रहकर इसका प्रशासन कार्य देखता तो इसके बदले में अपना दिल्ली का शासन खो बैठता। तो उसने सोचा यूं कि यहां पर अपना कोई एजेंट नियुक्त कर देते हैं जो कि हमें इसकी रिपोर्ट करता रहेगा और हमें हमारा यहां पर नियंत्रण भी बना रहेगा। तो होता ऐसा है कि जब केसरिया होता है रावल रतन सिंह के नेतृत्व में, तो केसरिया होता है तब तो होता यूं है कि राजपूत जो होते हैं सारे के सारे इस युद्ध में मारे जाते हैं। उनको शत्रु सेना के सामने राजपूतों को ऐसा लगता था कि वो जीत नहीं सकते, तभी केसरिया होता था, क्योंकि सामने की सेना इधर की सेना के मुकाबले बहुत ज्यादा होती थी। उनको उम्मीद ही नहीं होती थी कि वो जीत सकेंगे, तब वे केसरिया करते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य यही होता था कि शत्रु सेना को ज्यादा से ज्यादा क्षति कैसे पहुंचाए। तो इधर से गोरा और बादल जब निकलते हैं रतन सिंह के नेतृत्व में, तो वो केसरिया करते हुए मारे जाते हैं।
और 8 महीनों तक अलाउद्दीन यहां पर बैठा था तो उसने अपनी भड़ास निकालने के लिए 30,000 लोगों का अंदर कत्लेआम और करवा दिया था। तो ऐसे करके अब अलाउद्दीन खिलजी के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जिसे वो यहां का प्रशासक नियुक्त कर सके या फिर एजेंट बना सके। तब अलाउद्दीन खिलजी करता यूं है कि अपना ही पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसका नाम है खिज्र खां। खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का ही पुत्र था खिज्र खां। और खिज्र खां को अलाउद्दीन कहता है कि बेटे मैं तो जा रहा हूं दिल्ली, और इतनी सारी कठिनाइयों के बाद में हमने ये जीता है चित्तौड़ का किला। और अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्र खां को यहां का प्रशासक नियुक्त करके स्वयं चला जाता है दिल्ली, और चित्तौड़ का नाम रख देता है खिजराबाद। खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्र खां को यहां का प्रशासक नियुक्त करके और यहां का नाम रख देता है चित्तौड़ का खिज्र खां। और खिज्र खां जब यहां पर रहता है 5-10 साल तक रहता है, ये रहता है 1303 ईस्वी से 1313 ईस्वी तक। 1303 ईस्वी से 1313 ईस्वी तक खिज्र खां यहां पर रहता है। तो खिज्र खां जो है यहां पर एक गंभीरी नदी बहती है। आपको पता होगा कि चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर है। तो गंभीरी नदी पर खिज्र खां एक पुल का निर्माण करवाते हैं। बेचारा 10 साल यहां पर रहेगा तो करेगा क्या, कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। तो 10 साल तक यहां रहता तो गंभीरी नदी पर एक पुल का निर्माण करवा देता है। और इधर खिज्र खां बेचारा परेशान, कहां उसे राजस्थान में मेवाड़ के पहाड़ी इलाके में लाकर छोड़ दिया गया, क्योंकि जो दिल्ली में रह रहा था ना ये तो पहले, क्योंकि दिल्ली पर अधिकार था अलाउद्दीन खिलजी का। दिल्ली में रहा हुआ व्यक्ति कहां मेवाड़ में रहेगा। तो ये व्हाट्सएप पर अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी को लगातार मैसेज करे जा रहा था कि पिताजी मुझे यहां पर नहीं रास आ रहा है, मैं यहां पर नहीं रह सकता, आप जल्दी से मुझे वहां पर बुलाइए। अपने पिता से बात करते करते चिट्ठियां लिख रहा था। इधर से बेशुमार इसने चिट्ठियां लिखी कि पिताजी आप मुझे दिल्ली बुला लीजिए और यहां पर किसी और व्यक्ति को नियुक्त कीजिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पास भी उस वक्त कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जिस पर विश्वास करके चित्तौड़ का क्षेत्र उसे दे दिया जाए। तब अलाउद्दीन खिलजी इसको कहता है कि बेटे ऐसा मत कर, तू वापस नहीं आ सकता। अगर तू वापस आ जाएगा तो हमने 8 महीने घेरे रखा था, तेरे को पता है क्या। और उस 8 महीने के घेरे के बाद में हमने चित्तौड़ को जीता था, और चित्तौड़ को जीतने के बाद में हमें अब मेवाड़ के साथ साथ इधर मालवा का जो क्षेत्र पड़ता है उस पर भी अधिकार करे रखना है, और इधर गुजरात का जो क्षेत्र पड़ता है उस पर भी हमें नियंत्रण रखना है। तो अगर यहां पर हम किसी और को नियुक्त करते हैं तो अगर बेटा हमें यहां पर अधिकार करना है, अगर हमें जो है विश्व विजेता बनना है तो इनको अधिकार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप वहीं पर बैठे रहो, मैं किसी एजेंट को ढूंढता हूं, ढूंढकर बाद में भेजूंगा। तब अलाउद्दीन खिलजी को बारे में ऐसा बताया जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी 1311 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण करते हैं, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं जालोर पर, और उस टाइम जालोर का शासक था कान्नड़देव। कान्नड़देव वहां का शासक था जालोर का, और जालोर के शासक कान्नड़देव चौहान जो थे इनको साका करना पड़ता है, क्योंकि अलाउद्दीन की सेना बहुत ज्यादा थी और अलाउद्दीन की सेना से ये लोहा नहीं ले सकते थे, इसलिए इन्होंने कर लिया था साका, और कान्नड़देव उस साके में मारे जाते हैं। तो कान्नड़देव के ही एक भाई थे जिनका नाम था मालदेव सोनगरा। कान्नड़देव के भाई थे जिनका नाम था मालदेव सोनगरा। अब अलाउद्दीन खिलजी मालदेव सोनगरा को जो है वो पकड़ लेता है। अलाउद्दीन खिलजी मालदेव सोनगरा को पकड़ लेता है और अपने साथ दिल्ली लेकर चले जाते हैं, क्योंकि इधर से डिमांड आ रही थी खिज्र खां की कि पिताजी किसी ना किसी को भेजिए, मैं यहां नहीं रहने वाला हूं। तब मालदेव सोनगरा को अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मेवाड़ में नियुक्त करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ में नियुक्त करते हैं मालदेव को। तो अब अगले शासक आ गए मालदेव सोनगरा। अब मालदेव सोनगरा का एक दूसरा नाम भी हमें देखने को मिलता है। मालदेव सोनगरा को कहा जाता है मालदेव मुच्छाला। मुच्छाला मालदेव, मुच्छाला मालदेव कहा जाता है मालदेव सोनगरा को। और इनके पीछे एक ऐसा कारण है कि इनकी बड़ी बड़ी मूछें रखते थे, ये मूछें रखते थे बड़ी बड़ी, और इस मूछों के कारण मालदेव जो है सोनगरा, इनको मालदेव मुच्छाला कहा जाता था। और मालदेव मुच्छाला जो है वो शासन कार्य करते हैं 1313 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक।
1313 से 1316 ईस्वी तक मालदेव सोनगरा का शासन कार्य रहता है। और जब मालदेव सोनगरा की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में मालदेव सोनगरा के ही एक पुत्र थे जिनका नाम हमें मिलता है जय सिंह, या फिर एक और अन्य नाम भी मिलता है इनका, इन्हीं के दो नाम मिलते हैं, जय सिंह या बनवीर। ये दो नामों के पीछे क्या कहानी है ये भी हम आपको बताएंगे कि जय सिंह और बनवीर इनको दो नामों से क्यों कहा जाता है, तो इसके विषय में भी हम आपको बताएंगे कि इनको दो नामों से क्यों जाना जाता है। तो इतनी बात हो गई। अब अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार के बाद में वहां का शासक बनता है खिज्र खां के बाद में मालदेव के बाद में बनवीर या जय सिंह का शासन कार्य रहता है 1316 से 1326 ईस्वी तक का। इतनी बातों के बाद में हम देखते हैं कि अब जो मेवाड़ पर राणा शाखा, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि राणा शाखा जैसे कि जिसमें बहुत ही प्रतापी शासक हुए हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पहले देखते हैं कि ये जो राणा शाखा है इसका उद्भव कैसे होता है। अगली हेडिंग डाल लीजिए आप राणा हमीर। अब शुरू करते हैं राणा हमीर की कहानी। राणा हमीर, राणा हमीर अलग है, हमीरदेव चौहान अलग है। इनके बारे में राणा हमीरदेव चौहान जो है वो रणथंभौर के शासक थे, जिनके बारे में हम चौहान शासक जब पढ़ेंगे तो जानकारी लेंगे। अब राणा हमीर के विषय में हम देखते हैं कि ये जो है ये राणा शाखा की शुरुआत करते हैं। इसके पीछे ये जो है किसके पुत्र थे इसके बारे में हम पीछे चलकर एक बार देखते हैं कि हमने आपको बताया था कि रण सिंह या फिर करण सिंह एक शासक हुए थे जिनके दो पुत्र थे, एक का नाम था राहप और दूसरे पुत्र का नाम था छेम सिंह है। अब होता यूं है कि जो मूल जागीर होती थी या फिर मूल जो रियासत होती थी उसका एक राजधानी केंद्र हुआ करता था। तो राजधानी इस टाइम पड़ती थी चित्तौड़गढ़। तो यहां पर छेम सिंह को जो है ये इस प्रकार का क्षेत्र होगा कुछ ना कुछ, मान लीजिए कि यहां पर चित्तौड़ पड़ता है अगर, तो ये जो चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, ये चित्तौड़ का जो क्षेत्र है ये तो दे दिया जाता है छेम सिंह को। और इसके पास में छोटे छोटे गांव हुआ करते थे दोस्तों, इनको बोला जाता था रियासतें या फिर जागीर। तो इन रियासतों या जागीरों में एक रियासत का नाम था सिसोदा जागीर या फिर सिसोदा गांव, सिसोदा जागीर। ये जो सिसोदा है ये वर्तमान में पड़ता है राजसमंद जिले में सिसोदा पड़ता है। तो जब छेम सिंह को चित्तौड़ का शासक बना दिया जाता है और राहब को कहा जाता है कि आप सिसोदा जागीर ले लीजिए, जागीर में 5-6 गांव आते थे साथ में, तो छेम सिंह राहब को कहा जाता है कि आप सिसोदा जागीर ले लीजिए और वहां पर अपना जो भी कर वसूल करेंगे उससे अपना यहां पर से जो भी कर वसूल होगा उससे आप अपना गुजारा कर सकते हैं। तो छेम सिंह को शासक बनाने के बाद में राहब को बना दिया जाता है सिसोदा का जागीरदार, और ये अपने आगे राणा लगाना शुरू कर देते हैं और सिसोदा की जागीर इनको दे दी जाती है, सिसोदा की जागीर इनको दे दी जाती है। और छेम सिंह के बाद में आपको पता है कि हमने पहले भी आपको बता दिया था कि कुमार सिंह शासक बनते हैं, सामंत सिंह, कुमार सिंह, सामंत सिंह, कुमार सिंह, सामंत सिंह, जत्र सिंह, तेज सिंह, जत्र सिंह, उसके बाद में जत्र सिंह के ही पुत्र तेज सिंह। इन सभी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जा चुकी है। और उनके बाद में बनते हैं सामंत सिंह या राणा समर सिंह, रावल समर सिंह, जो कि रावल रतन सिंह के ही पिता थे। और इसके बाद में बनते हैं रावल रतन सिंह, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में ही चर्चा की थी। रावल रतन सिंह बनते हैं और इधर भी ऐसे ही शासक बनते रहेंगे, सिसोदा जागीर पर जो भी शासक बनते रहेंगे, इनके बारे में कोई हमें जानकारी नहीं मिलती है दोस्तों। तो यहां पर ये शासक बनते हैं और इधर जब रावल रतन सिंह का शासन होता है तो इधर सिसोदा जागीर के जागीरदार होते हैं लक्ष्मण सिंह। अब लक्ष्मण सिंह के थे 7 पुत्र, लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र थे। तो जब चित्तौड़ पर आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का, तो सीधी सी बात है कि इनके अंडर में जो भी रियासतें आएंगी उनको कहेंगे शासक कि आप हमारे चित्तौड़ पर अधिकार क्या आक्रमण हो गया है, तो आप अपनी सेना लेकर चित्तौड़ की सहायता करने के लिए आइए।
तो चित्तौड़ की सहायता करने के लिए जब लक्ष्मण सिंह आते हैं तो लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ यहां पर मारे जाते हैं। और लक्ष्मण सिंह का ही एक पुत्र था जिसका नाम था अरि सिंह, अरि सिंह, और एक पुत्र का नाम था अजय सिंह। अजय सिंह और अरि सिंह इनके पुत्रों का नाम था, 2 पुत्रों का नाम था। अब अरि सिंह के बारे में एक कहानी ऐसी चलती है जो हम आपको बताते हैं कि अरि सिंह जो है ये राणा लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। राणा लक्ष्मण सिंह के पुत्र अरि सिंह एक बार क्या है कि शिकार पर जा रहे थे। तो शिकार पर जब ये जा रहे थे तो इनको एक लड़की मिलती है जो कि अपने खेत में भैंसों को चरा रही थी। तो भैंसों को जब ये चरा रही थी तो अरि सिंह अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे। तो जब दोस्तों में से एक दोस्त ने सोचा कि हम जो हैं इतनी बड़ी रियासत के जागीरदार के पुत्र यानी लक्ष्मण सिंह के पुत्र अरि सिंह के साथ में, तो हमें तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो अरि सिंह का एक जो दोस्त होता है वो उस लड़की पर कुदृष्टि डालता है या फिर कुछ भी करके उस लड़की को छेड़ता है। तो ये जब घोड़े पर सवार थे तो वो जब गाय भैंसों को चरा रही थी तो उसके हाथ में एक रस्सी होती है। उस लड़की ने रस्सी को इस प्रकार घुमा के पता नहीं कैसे फेंका कि अरि सिंह का जो दोस्त था धड़ से घोड़े सहित वो नीचे आ पड़ा। तब अरि सिंह सोचता है कि यार ये क्या ऐसा लफड़ा है कि इसने अपनी एक रस्सी की सहायता से इसको अपने घोड़े से पटक दिया। तो वो शिकार खेलने जा रहे थे तो यहां पर तो वो इतनी गौर से वो बात को लेते नहीं है, फिर भी वो आगे चले जाते हैं। जब ये शिकार कर रहे होते हैं अरि सिंह, तो अरि सिंह का जो शिकार है वो शिकार भागते भागते उसी लड़की के खेत में जाकर चला जाता है। तो वो लड़की जब अरि सिंह घोड़ों पर है तो अरि सिंह उसके खेत में बढ़ने की जब कोशिश करता है तो वो लड़की कहती है, अरे भाई साहब रुकिए, कहां जा रहे हो, आगे मेरा खेत है, उस खेत में मैंने फसल बो रखी है। तो उस फसल को उसने बो रखा था। तो यह जो लड़की है वो अरि सिंह और उनके साथियों को उस खेत में प्रवेश करने नहीं देती है। तब अरि सिंह कहता है कि हमारा शिकार घुसा है, हम उसे पकड़ना चाहते हैं। तो ये लड़की कहती है कि आप रुकिए, मैं उस शिकार को पकड़ कर लाती हूं। थोड़ी देर तक अरि सिंह बैठे रहे। अरि सिंह जब थोड़ी देर तक बैठे रहे तो उसके बाद में होता यूं है कि वो लड़की जो है भैंसे चरा रही थी वो अरि सिंह के शिकार को पकड़ कर ला देती है। तब अरि सिंह पर इंप्रेस आता है कि ये यार ऐसी कैसी लड़की है जिसे हम शिकार को पकड़ने के लिए सुबह से तंग हैं। उस लड़की ने मात्र थोड़ी सी देर में उस शिकार को पकड़ कर ला दिया। तब अरि सिंह का उस पर वो प्रभाव दिखता है। तब अरि सिंह उससे इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं, बताया जाता है कि अरि सिंह ने उसके पिता यानी कि लड़की के पिता को कहा था कि हम आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। तब अरि सिंह जो कि सिसोदा के जागीरदार के पुत्र थे, तो अरि सिंह के साथ वो जो साधारण किसान है वो अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए राजी क्यों नहीं होगा। सीधी सी बात है कि बड़े लोग, ये बड़ा सा जागीरदार है तो इसके पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह हर कोई करना चाहेगा। तब इसके अरि सिंह के साथ विवाह कर दिया जाता है उस लड़की का। और ऐसा बताते हैं कि ये जो अरि सिंह है, अब अरि सिंह बेचारा करे क्या कि विवाह तो कर लिया। अब पिता लक्ष्मण सिंह के पास जाए तो पड़ेगी डांट कि कहां से लड़की को, किसान की लड़की से शादी करके ले आया तू। तो अरि सिंह बेचारा इस डर के कारण जो लड़की से उसने विवाह किया था उस लड़की को एक गांव में रखता है। और उसी लड़की और अरि सिंह का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है हमीर। और हमीर का जब जन्म होता है तो उसके बाद में जब यह घटना होती है 1303 ईस्वी की, तो 1303 ईस्वी की घटना के बाद में जब अरि सिंह मारे जाते हैं और अजय सिंह जो हैं वो बच जाते हैं। अब अजय सिंह को पता चलता है कि हमारे भाई साहब यानी कि अरि सिंह ने एक शादी कर रखी थी और उनका एक पुत्र भी है जिसका नाम था हमीर। ये बात पता चलती है अजय सिंह को। तब अजय सिंह बेचारा भला आदमी था, इसने ऐसा कहा कि हमीर को यहां पर लाया जाए और उस लड़की को ये जाकर कहता है कि चलिए भाभी जी और भतीजे जी आप चलिए सिसोदा जागीर चलिए, वो आपके पिता की ही जागीर है। तब अजय सिंह के शासनकाल में ही एक हो जाती है लूट। सिसोदा में लुटेरों का आतंक होता है उस टाइम। तो लुटेरों के आतंक को रोकने के लिए अजय सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था सज्जन सिंह।
अरी सिंह का ही एक पुत्र था जिसका नाम था महाराणा सज्जन सिंह। सज्जन सिंह इनके पुत्र का नाम था, अजय सिंह के पुत्र का नाम था सज्जन सिंह। अब अजय सिंह कहते हैं कि जा बेटा सज्जन, तू उन लूट को रोक। अब सज्जन सिंह जब लूट को रोकने के लिए जाते हैं तो लुटेरों ने लूटने रोकने तो लिए आया था, लेकिन लुटेरों ने इसे भी वापस भगा दिया। तो उस टाइम जो हमीर हैं वो कहते हैं कि चाचा जी क्या मैं उन लुटेरों को रोकने के लिए जाऊं? तब अजय सिंह कहते हैं कि बेटा तू तो अभी तक बहुत छोटा है, तू कैसे जाएगा? तब हमीर कहते हैं कि एक बार मौका देखो तो देखिए। तब हमीर जाते हैं और इन लुटेरों को वहां से भगा देते हैं और इसके बाद में हमीर को ही सिसोदा का जागीरदार बना दिया जाता है और सज्जन सिंह को जो है वो यहां से महाराष्ट्र भेज दिया जाता है। और इन्हीं के वंश में बाद में सज्जन सिंह के ही वंशज हुए थे शिवाजी महाराज। शिवाजी जो हैं वह सज्जन सिंह के ही वंशज थे, जो कि मेवाड़ के सिसोदा जागीर के जागीरदार अजय सिंह के पुत्र थे। सज्जन सिंह को महाराष्ट्र भेज दिया जाता है और इन्हीं के वंश में बाद में शिवाजी महाराज जैसे शासकों का जन्म होता है। यह बात हो गई अब हमीर के बारे में। अब देखते हैं कि हमीर जो हैं वो शासक कैसे बनते हैं। अब हमीर सिसोदा का जागीर बनकर बैठे हुए हैं। अब इधर से सिसोदा का जागीर हमीर बैठे हुए हैं, तो हमीर अपने सामंतों के साथ या फिर गांव वालों के साथ में एक दिन चर्चा करते करते सोचते हैं कि ये जो मेवाड़ का क्षेत्र है इस पर तो हमारे पूर्वजों का अधिकार रहा था। तो हमीर करते यूं है कि एक छोटी मोटी सेना की टुकड़ी बनाते हैं और अपने सैनिकों के साथ में चित्तौड़ पर आक्रमण कर देते हैं। अब जब चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं तब गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखते हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ऐसा लिखते हैं, ओझा जी ऐसा लिखते हैं कि जब हमीर चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं तो वहां के शासक थे जय सिंह, और जय सिंह को पराजित करके हमीर जो हैं चित्तौड़ पर अधिकार करता है। अब आ गई ना ये बात कि जय सिंह और एक दूसरा नाम मिलता है बनवीर। तो रणकपुर प्रशस्ति में ऐसा लिखा गया है, रणकपुर प्रशस्ति में ऐसा लिखा गया है कि हमीर जब आक्रमण करता है चित्तौड़ पर तो उस टाइम चित्तौड़ पर अधिकार था बनवीर का। ये दोनों नाम मैंने आपको पहले बताए थे, जिसके बारे में अब आपको पता चल गया कि कहां पर जय सिंह और कहां पर बनवीर नाम मिलता है, बनवीर नाम मिलता है इसका। तो अब जब चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं, चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं हमीर, तो हमीर जो है सिसोदा जागीर से आए थे, इसलिए ये अपने नाम के आगे सिसोदिया लगाना शुरू कर देते हैं, सिसोदिया, जिसी में महाराणा प्रताप। अब ये जो सिसोदिया शाखा है ये स्वतंत्रता प्राप्ति तक सिसोदिया शाखा ही चलती है, अब शाखा चेंज नहीं होती है और ये राणा का टाइटल जो है वो धारण करते हैं। अब जब हमीर आक्रमण करते हैं चित्तौड़ पर, क्योंकि 1303 ईस्वी को हमीर राणाओं के हाथ से चित्तौड़ चला गया था और 1326 ईस्वी में जो चित्तौड़ है वह वापस से इन राणाओं के हाथ में आता है और हमीर जो है वो 1364 ईस्वी तक शासक बने रहते हैं। 1326 से 1364 ईस्वी तक शासनकारी रहता है हमीर का। अब 1326 में जब ये यहां पर अधिकार वापस करेंगे तो उद्धारक कहा जाएगा ना इनको मेवाड़ का, क्योंकि कोई भी चीज का उद्धार करना यानी कि उस चीज को वापस प्राप्त करना, तो इनको कहते हैं मेवाड़ का उद्धारक। अब जब ये यहां पर अधिकार कर लेंगे चित्तौड़ पर अधिकार करेंगे तो ये एक देवी का मंदिर भी बनाते हैं, क्योंकि जब भी कोई शासक बनता है तो कुछ ना कुछ या तो कोई किले का निर्माण करवाता है या फिर मंदिर का निर्माण करवाता है। तो ये एक देवी का निर्माण करवाते हैं जिनको कहा जाता है अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता। अब हमीर अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाता है, जिसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिनका नाम हमें देखने को मिलता है बरवड़ी माता। बरवड़ी माता या अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण हमीर करवाता है चित्तौड़ में और यहां से बनवीर को भगा देता है। अब जब बनवीर हैं ये किसकी तर्ज पर यहां पर बैठा था, क्योंकि दिल्ली का सुल्तानों के तर्ज पर ही तो ये यहां पर शासन कर रहे थे और इनके पास क्या था, ये उन दिल्ली वालों के साथ सहारा ही तो फुदक रहे थे।
तब बनवीर को यहां से भगाया जाता है, तो बनवीर चला जाता है दिल्ली। दिल्ली में उस टाइम शासन कार्य कर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उस टाइम अधिकार था दिल्ली पर। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक का उस टाइम दिल्ली पर अधिकार था और यह चला जाता है तुगलक के पास में। अब तुगलक के पास में ये रोता रोता जाता है कि हमें तो वहां से भगा दिया। जब तुगलक आता है चित्तौड़ पर, अब चित्तौड़ पर तुगलक आक्रमण करता है, तो चित्तौड़ में ही एक जगह पड़ती है सिंगोली नामक स्थान। सिंगोली नामक स्थान बांसवाड़ा पर, बांसवाड़ा में यह स्थान पड़ता है सिंगोली, वर्तमान बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है यहां पर पड़ता है सिंगोली। और सिंगोली में चित्तौड़ के राणा हमीर और दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में युद्ध होता है। और इस युद्ध में हमीर जो है वो जीतते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक को 6 माह तक अपने पास ही रख लेते हैं। कहां जाएगा? यहीं पर, यहीं रहने के लिए इसको 6 महीने तक तुगलक को अपने पास में रख लेते हैं। अब तुगलक को अपने पास में रख लेते हैं और इसके बाद में हम देखते हैं कि हमीर के जो है उपनाम हमें क्या क्या मिलते हैं। ये अन्नपूर्णा देवी जो है ना, ये इनकी इष्ट देवी थी। इष्ट देवी के बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में, मेवाड़ रियासत का जो पहला वीडियो है उसमें हम संपूर्ण जानकारी आपको दे चुके हैं। और आराध्य देवी आप कमेंट करके बताइएगा कि मेवाड़ के शासकों की आराध्य देवी कौन थे। अब जब कुंभा शासक बनेंगे तो कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कुंभा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं और उसी पर एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी लिखवाते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखवाते हैं, कुंभा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाकर। यह प्रशस्ति ऐसी होती है कि आज आप कोई भी जैसे सरकारी भवन देखते हैं या फिर कोई सरकारी विद्यालय देखते हैं, तो उस सरकारी विद्यालय या जो भी चीज होती है सरकारी जो भी होता है उसके आगे एक प्लेट सी लगी होती है ना, उस प्लेट पर जो भी लिखा होता है कि इस मुख्यमंत्री ने ये करवाया या फिर फलाना जी ने ये जमीन इसको भेंट की या फिर फलाना जी के नेतृत्व में ये कार्य किया गया, तो वो जो घटनाएं लिखवाते हैं उसी को प्रशस्ति कहते हैं। और राजा महाराजा थे तो इनके तो बड़े बड़े राज चलते थे, तो बड़े बड़े शिलालेखों पर लिखवा देते थे, तो इसी को प्रशस्ति कहते थे। अब ये जो कुंभा प्रशस्ति लिखवाते हैं तो इसमें कहते हैं कि मैं कुंभा, मेरे दादा वो, मेरे परदादा वो, फड़दादा शड़दादा वरदादा के बारे में बताते बताते ये ऐसे बताते हैं कि चलो रे यार इनके बारे में तो जान के करोगे क्या, ये तो छोटे मोटे शासक हुए। तो अब आप जानिए कि मेरे जो है मेरे ही वंशज रहे हैं हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान जिनको विषम घाटी पंचानन कहा गया है इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन। अब विषम घाटी पंचानन का अर्थ देखिए, विषम का अर्थ होता है कठिन, विषम का अर्थ होता है कठिन, घाटी यानी युद्ध, घाटी यानी युद्ध, विषम घाटी, घाटी यानी युद्ध। और पंचानन का अर्थ होता है शेर, यानी कि विषम युद्ध या फिर युद्ध में शेर के प्रकार जो प्रदर्शन करे उसी रूप में इनको चित्रित किया गया है। यह चित्रित करते हैं हमीरदेव चौहान, राणा हमीर को। हमीरदेव चौहान वो तो रणथंभौर वाले हैं, तो कुंभा इनको चित्रित करते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन नाम से। अब कुंभा कहता है मैंने दुर्गों का ही निर्माण नहीं करवाया, मैं संगीतज्ञ भी हूं। तो संगीतज्ञ होने के नाते ये एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम हमें मिलता है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया जो पुस्तक है वो कुंभा के द्वारा लिखी गई है। अब कुंभा इसमें भी फिर लिखते हैं मैं कुंभा, अपने पूर्वज ये, दादा ये, परदादा ये ऐसे लिखते लिखते अंत में ये लिखता है कि हमीर जो है वो वीर राजा थे। वीर राजा कहा है कुंभा ने रसिक प्रिया पुस्तक में, कुंभा ने रसिक प्रिया पुस्तक में हमीर को वीर राजा कहा है। और कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवा कर वहां पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखवाते हैं, और जिसमें कुंभा ने राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा था। और अब और देख लेते हैं कि हमारे इतिहास, हमारे जब राजस्थान इतिहास की बात करते हैं तो टोड के बिना तो बात हो ही कैसे सकती है, क्योंकि इनका वैज्ञानिक अध्ययन किया था इन्होंने पहली बार राजस्थान के इतिहास का। तो टोड ये इनके बारे में ऐसा कहते हैं कि प्रबल हिंदू थे उस टाइम, ये प्रबल हिंदू राजा थे। प्रबल हिंदू राजा बताते हैं टोड जी इनको। कर्नल जेम्स टोड हमीर को प्रबल हिंदू राजा नाम से चित्रित करते हैं
और इनके बारे में इतनी जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो इसके बारे में अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि हमीर जो हैं सिसोदा जागीर के लक्ष्मण सिंह के पुत्र अरी सिंह का पुत्र था। हमीर का शासन कार्य 1326 से 1364 ईस्वी तक का रहा है और हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। हमीर के टाइम में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण होता है चित्तौड़ पर, और चित्तौड़ के ये जो युद्ध है सिंगोली नामक स्थान बांसवाड़ा पर होता है, और इसमें हमीर ने तुगलक को बंदी बनाकर 6 माह तक अपने पास में रख लिया था। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार हमीर ने बनवीर को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार हमीर ने जयसिंह को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। और जब हमीर चित्तौड़ पर अधिकार करते हैं तो वहां पर अन्नपूर्णी माता या बरवड़ी माता के मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिसे चित्तौड़ के शासकों की इष्ट देवी कहा जाता है। और मेवाड़ के शासकों की जो आराध्य देवी हैं वो आपको बतानी है, या आराध्य देवी या इष्ट देवी तो एक ही होती है, आपको कुल देवी बताना है कि कुल देवी कौन सी थी। इनके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। और इनके बारे में क्या बताया हमने कि टोड इनको प्रबल हिंदू कहते हैं। और एक बात ऐसे भी लिख लीजिए कि राणा की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक थे, राणा शाखा के प्रथम शासक थे हमीर, और रावल की उपाधि धारण करने वाले अंतिम शासक थे रावल रतन सिंह। इनके बारे में आपको ये इतनी जानकारी याद रखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से हमीर के बारे में हमें इतनी ही जानकारी देखने को मिलती है। तो ये बात हो गई राणा हमीर के बारे में। अब राणा हमीर के बारे में देखने के बाद में हम अगले शासक जैसे राणा खेता, राणा लाखा के बारे में इसके अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो आज तक आप यहीं पर रखिएगा, पिछले वीडियो का रिवीजन जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप उनको लिंक नहीं कर पाएंगे तो इसे पढ़ने का आपके लिए कोई अर्थ नहीं ले जाएगा। आप उनको लिंक करते चलिएगा, पिछले वीडियो को रिवाइज करते चलिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इतिहास के विषय से मेरे अंदाज से इससे बाहर जाने वाला नहीं है। फिर भी गारंटी तो कोई भी टीचर नहीं दे सकता कि इससे बाहर जाएगा ही नहीं। मुझे जितना लगता है कि इससे बाहर नहीं जाएगा। फिर भी आप अगर पुस्तक पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और इनके नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।